Hello everyone, my name is Akriti Gupta. Today I am giving a demo lecture on class 11 physics topic wave. Before starting with the chapter, let me give my short introduction. I had completed my graduation in physics from St. Joseph's College, Darjeeling, and completed my masters in physics from University of North Bengal. Currently, I am working at the Dronas Institute of Siliguri, West Bengal, where I teach the students of WBCS, SSC, Railway and other competitive examinations. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेव. तो पहले हम समझते हैं कि वेव होता क्या है. जस्ट एक सिंपल जनरल डिस्कशन करते हैं जिससे हम एवरीडे लाइफ में वेव से डील करते हैं. तो जो वेव है नॉर्मल भाषा में अगर हम हिंदी में बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं? तरंग. इसको तरंग बोलते हैं. तो हम इस वेव को डिफाइन कैसे करें? हमारा फर्स्ट टास्क क्या है? हम इस वेव को डिफाइन कैसे करें? तो वेव इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. सो वेव इज disturbance in a medium. अब समझते हैं एक एक टर्म्स को हम यहाँ पे. डिस्टर्बेंस मतलब कोई चीज को हम जाके वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं. एंड मीडियम यहाँ पे आपका कोई भी हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या फिर आपका मीडियम क्या हो सकता है? गैस. मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज देयर इज अ पॉन्ड, ओके, एंड देयर व्हाट आर यू डूइंग इज आप पेबल्स या स्टोन्स फेंक रहे हैं उस रिवर बॉडी या पॉन्ड में. दैट वाटर इनिशियली इज एट रेस्ट. पॉन्ड में वाटर में कोई भी हलचल या डिस्टर्बेंस नहीं होता है. इट इज स्टैंजेंट वाटर, रुका हुआ पानी होता है पॉन्ड में. अब जैसे आप स्टोन को फेंकेंगे तो यू विल सी दैट देयर आर रिपल्स क्रिएटेड. रिपल्स वहाँ पे जनरेट होते हैं. तो रिपल्स क्यों जनरेट हो रहे हैं? बिकॉज पहले जो हमारा मीडियम था, मीडियम उस केस में क्या है हमारा? लिक्विड. उस केस में हमारा मीडियम क्या है? लिक्विड, विच इज वाटर. अब ये जो मीडियम है इसमें जैसे हमने एक पेबल या स्टोन को फेंका, वहां पे जो रिपल्स जनरेट हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज द डिस्टर्बेंस. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस अ वेव इज क्रिएटेड. एंड उसी वेव को हम किस फॉर्म में देखते हैं? रिपल्स के फॉर्म में देखते हैं. ठीक है. तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो रिपल्स जनरेट होंगे, रिपल्स इन वाटर, क्या ये जो रिपल्स आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको. दिस इज द सेंटर एंड कंसेंट्रिक काइंड ऑफ रिपल्स. एंड जैसे जैसे दूर 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 जाएंगे रिपल्स का साइज बड़ा होते जाएगा एंड देन उनकी स्पीड थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे. तो ये जो रिपल्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो क्या यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है? इज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मूविंग विद द वेव? द आंसर इज no. In wave, the particle will just be at its own mean position. It will oscillate in its mean position. There is no movement of particles. Remember, there is no movement. That means एक जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा. तब किस तरीके से ये वेव मूव कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है. तो जो ये वेव होता है, दिस वेव कैरी व्हाट? एनर्जी. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेव कैरी एनर्जी. ओके, सो ये जो वेव है, ये वेव क्या करेगा? जिस एनर्जी से, जिस फोर्स से, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है ना, फोर्स, एनर्जी, ये सारी चीजें रिलेटेड है. तो आप जितने एनर्जी से उस पेबल को वाटर में फेंकेंगे, उसी एनर्जी से वो क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द पॉन्ड. एंड देन जो ये रिपल्स बनेंगे वो एक्चुअली क्या है? आपके एनर्जी ट्रैवल हो रहे हैं.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी ट्रेवल हो कैसे रहा है। वाटर वेव में एक्चुअली क्या हो रहा है, सपोज ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, ये क्या करेगा, इसमें जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो आइदर द डिस्टर्बेंस कैन बी लाइक दिस और द डिस्टर्बेंस कैन बी लाइक दिस, या तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर वर्टिकल हो सकता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस। एंड ये जो मैं दिखा रही हूँ दिस इज द मीन पोजीशन, ओके, मीन पोजीशन पे। अच्छा, आप लोगों को कंफ्यूजन भी होता होगा, मीन पोजीशन बहुत बार हम सुनते हैं इस चैप्टर में। मीन पोजीशन जो है वो है इसका स्टेबल पोजीशन, जहां पे इस पे जो एनर्जी लग रहा है वो क्या है, जीरो या मिनिमम एनर्जी है, स्टेबल कंडीशन है ये आपका, ठीक है। तो जैसे ये अपने मीन पोजीशन पे था, जैसे इस पे कोई एक फोर्स लगा, एनर्जी मिला इसको बिकॉज ऑफ द पेबल, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्यों मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अभी बता रही हूँ, मैं अभी आपको जब टाइप्स ऑफ वेव समझाऊंगी वहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। सो व्हाट हैपनिंग इज हियर इज दैट इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ओके। नाउ देयर इज अनदर पार्टिकल हियर which is this is the mean position of the second particle. As this particle is oscillating, okay, this particle is oscillating or vibrating about its mean position. While doing so, while oscillating, it will transfer its energy to the second particle. And उसके कारण से क्या होगा, ये पार्टिकल भी ऑसिलेट करने लगेगा। तो अब ये पार्टिकल भी ऑसिलेट किया, तो मान लीजिए ये वाला जो था ये फर्स्ट जो रिपल बन रहा था उसका था, देन ये जो पार्टिकल है सपोज ये सेकंड रिपल का है। अब ये क्या करेगा, थर्ड जो पार्टिकल है उसको भी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करवाएगा, यहाँ पे बनेगा थर्ड रिपल एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते जाता है एंड एनर्जी ये कैरी करते जाता है। यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हैं कि जो एनर्जी से आप स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, स्टोन को जब थ्रो करेंगे तो यू आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी एंड सो एज दी स्टोन और दी पेबल, उसके पास भी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, वेव के एनर्जी के फॉर्म्स में यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया किसका, वेव का, रिलेटेड टू वाटर वेव्स। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया वाटर वेव्स, ओके, अ टाइप ऑफ अ वेव और एग्जांपल बोल सकते हैं। तो अब ये जो वेव है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम एंड वेव कैरी एनर्जी, वेव कैरी एनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, this the velocity of wave in different medium is different, ठीक है। सो जो ये वेव होगा उसका जो velocity you can understand what is velocity, displacement per unit time, okay। so जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा वो मीडियम टू मीडियम डिफर करेगा, बिकॉज वी सी दैट द मीडियम कैन बी ऑफ थ्री नेचर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में कुछ और होगा, लिक्विड में कुछ और होगा, गैस में कुछ और होगा। वेलोसिटी वी विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ओके। सो फर्स्ट अब हमें यहाँ पे समझना है कि ये जो वेव्स है वो कितने टाइप्स के हैं एंड इसमें इन टाइप्स में से हमें क्या पढ़ना है। सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लास 12 में आप क्या पढ़ेंगी एंड एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूंगी। सो टाइप ऑफ वेव, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेव। वेव आपके तीन तरीके के होते हैं, मैकेनिकल वेव, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and the last one is matter wave
और डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, तो वेव जो है वो आपको वेव 3 तरीके से मिलेगा, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। अब देखिए यहाँ पे ये जो वेव है इनके कुछ कैरेक्टर्स को समझते हैं कि किन कारणों से, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड विच वी आर डिवाइडिंग द वेव इनटू 3 टाइप्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो दिस मैकेनिकल वेव इट रिक्वायर a medium to travel. See, ये जो वेव है इसको क्या चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो या तो गैस हो, कोई सा भी मीडियम हो, उस मीडियम में ये वेव ट्रैवल कर पाएगा। अगर मीडियम नहीं है तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज नो मीडियम, नो मीडियम मींस व्हाट, वैक्यूम। तो वैक्यूम में मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, so it cannot travel in vacuum. So अब देखिए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, बेसिकली हम लोग यही चैप्टर में ही पढ़ेंगे साउंड। हमारा मेन एजेंडा क्या है, पहले कि चैप्टर में हम वेव को समझेंगे, वेव के टाइप्स को समझेंगे, धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द साउंड। कैसे साउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे मैं वो भी बताऊंगी, इन्हीं टॉपिक से स्टार्ट करते हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, एंड यू आर एबल टू हियर मी, आप मुझे क्यों सुन पा रहे हैं, बिकॉज हमारे आसपास में क्या है, एक मीडियम है, एंड दैट मीडियम इज एयर। एयर के जो पार्टिकल्स है, एयर में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, सम पॉल्यूटेंट्स एंड ऑल। सो ये सारी चीजें क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम इज एयर। सो इस एयर के कारण से जो मैं बोल रही हूँ, बेसिकली मैं यहाँ बोलना मतलब क्या है, आई एम क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन और द डिस्टर्बेंस इन दी मीडियम, बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, मैं जब बोलूंगी तो मैं माई साउंड एनर्जी बोल देंगे, वो साउंड एनर्जी क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे जब मैं बोलूंगी तो जो साउंड पार्टिकल विच इज जस्ट, सॉरी नॉट साउंड पार्टिकल, द एयर पार्टिकल विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई फेस, दैट गेट्स ऑसिलेटेड बिकॉज ऑफ द एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ। अब धीरे धीरे वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा एंड इट विल रीच अप टू योर ईयर्स। ओके, बट अगर ये रूम को हम पूरा इवैक्यूएटेड कर दें, तो बिल्कुल भी यहाँ पे हम हवा या कोई भी मीडियम को ना छोड़े, तो मैं कुछ भी बोलूँगी आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, बिकॉज वहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं। तो एक जूनियर क्लासेस में आप लोग का बुक में एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, दैट देयर इज अ जार, ओके, एक जार रहता था, उस जार में आपने एक बेल रखा होता था एंड द स्विच इज आउटसाइड, यहाँ पे आप रखे स्विच, ठीक है। पहले आपने क्या किया, स्विच को ऑन किया, बेल विल स्टार्ट रिंगिंग। ओके, आफ्टर दैट इस जार में इस तरीके का सिस्टम है कि आप इसके जितने भी एयर है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बना, वैक्यूम। अब जैसे यहाँ पे वैक्यूम बना एंड यू स्विच ऑन दी स्विच, ओके, उस टाइम ये जो बेल है वो रिंग तो करेगा, बट यू विल नॉट एबल टू हियर दी साउंड। The reason behind this is there is no medium. So sound requires medium to travel. So similarly, sound is actually a type of mechanical wave here. Okay? तो ये जो mechanical wave है, mechanical wave को क्या चाहिए, medium की requirement है travel करने के लिए। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। Another example I will tell you, अगर हमारे आप स्पेस को देखें, ठीक है, स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, बहुत सारे कोलिजन्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। एंड हमारा जो आउटर स्पेस है दैट इज कम्प्लीटली वैक्यूम, दैट इज नो मीडियम। अगर वहाँ पे भी मीडियम रहता तो जो भी साउंड है, कोई कोलिजन हो रहा है वहाँ पे, कुछ हो रहा है, तो वो साउंड भी कहाँ पे आता, अर्थ पे आता, तो हमें वहाँ पे कोई भी चीज़ हो रहा है वो सुनाई तो नहीं देता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज आउटर स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है, इसलिए हमें साउंड नहीं सुनाई देता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा।
तो मैकेनिकल वेव इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट चीज समझिए, एक और है, इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अब मीडियम है तो मीडियम की कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी जो है ये आपका टॉपिक इन्वॉल्व होता है फ्रॉम दी, ये जो आपका ये जो इलास्टिसिटी वर्ड आप देख रहे हैं, ये इलास्टिसिटी किससे आपका मैच करेगा, तो फिर ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में जो आप लोगों ने किया यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयरिंग मॉड्यूलस, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि मीडियम तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, मीडियम का इलास्टिसिटी एंड प्रॉपर्टीज कुछ रहेंगे, तो उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या होगा, इनमें डिफरेंट चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मैंने उस टाइम आप लोगों को बताया था, वेलोसिटी क्या होगा, मीडियम टू मीडियम चेंज होगा वेव का। अगर आप साउंड वेव ही लेके चल रहे हैं तो आपको वैक्यूम में कुछ और सुनाई देगा, सॉलिड में उसका स्पीड कुछ और रहेगा एंड लिक्विड में उसका स्पीड कुछ और रहेगा। वी विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ सी, यहाँ पे ये तो हो गया हमारा मैकेनिकल वेव का बात। अब नेक्स्ट समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम का ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आप क्लास 12 में भी पढ़ेंगे। ओके, दिस इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 12 EM waves where we study about all these things. Okay, so this till now you just have to understand the basic thing about this electromagnetic wave. उससे ज़्यादा डिटेल में जाना का ज़रूरत नहीं है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेंगे तो आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिटेल्स। ओके, सो जैसे इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। तो क्या इलास्टिसिटी एंड अदर थिंग्स पे डिपेंड करेगा, नो, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, सो देयर इज नो elasticity or any other things on which it is depending. Okay, I hope it's clear. अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल भी दूंगी। एंड जो नेक्स्ट है दैट इज मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। एक्चुअली दिस इज द क्वांटम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपका क्वांटम कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, एक चीज और, इसको डी ब्रॉगली यूजुअली हम एक्सप्लेन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग, बट इट इज एक्चुअली डिब्रॉय। ओके, so the actual pronunciation of this thing is de Broglie, fine. Now ये matter wave और de Broglie या de Broglie wave क्या है? There was a scientist whose name is de Broglie and he gave a hypothesis. Okay, उन्होंने क्या बोला कि every moving particle a wave is associated to every moving particle a wave is associated। तो हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ क्या रहेगा, एक वेव एसोसिएट रहेगा। बेसिकली यहाँ पे आप जब ये मैटर वेव पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भी चीज़ें हैं ये ज़्यादातर क्वांटम डोमेन में आता है। तो अभी इसको आप लोगों को पढ़ने की उतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना समझ लीजिए, de Broglie वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। आई होप यू नो व्हाट इज h। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम। सो h/mv भी लिख सकती हूँ मैं। यहाँ पे मैं प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू लिख देती हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट वही साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला था कि एनर्जी क्या होगा, क्वांटाइज E इज इक्वल टू h/nu का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो प्लैंक नहीं दिया था। तो इसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अब एक चीज देखिए, कभी कभार
ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। देखा गया है कभी कभार सिंपल क्वेश्चन लाइक आपके जो पेपर होते हैं पेपर को बैलेंस करना रहता है ना, वो ज़्यादा टफ, अगर उन्होंने टफ दिया ठीक है तो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस भी देना ज़रूरी है जो कि स्टूडेंट्स कर लें। तो बहुत बार मैंने देखा है कि आपका ये प्लैंक कांस्टेंट के रिलेटेड पूछ लिया जाता है या फिर उसकी यूनिट के रिलेटेड पूछ लिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मेन डाउट क्या रहता है, जूल सेकंड होगा या जूल पर सेकंड होगा। तो ये एक बात आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। एंड यहाँ पे एम क्या है, मास, एंड वी है वेलोसिटी। अभी के लिए मैटर वेव के लिए आपका ये सफिशिएंस है। जब हम आगे जाके ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर करेंगे वहां पे हम इस डी ब्रॉगली वेव को डिटेल में पढ़ेंगे। टिल नाउ हमारा मेन फोकस होना चाहिए इस मैकेनिकल वेव पे। नाउ सी बिफोर दैट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। इट रिक्वायर मीडियम, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे इट रिक्वायर्स medium, sorry, it does not require medium, it can travel in vacuum also, and as there is no medium concerned, so no elasticity of the medium and anything is required here. And ये क्या है, ये मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है। बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये मैकेनिकल वेव है, ये मैकेनिकल वेव अगेन फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग नाउ, यूजुअली जब स्टूडेंट्स को पूछा जाता है टाइप ऑफ वेव कितने होते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं 2। ओके, मान लेते हैं 2 है। जिब्रॉय वेव या फिर मैटर वेव को यूजुअली उतने ज़्यादा मतलब क्वांटम कॉन्सेप्ट होने के कारण से वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर 2 टाइप ऑफ वेव है तो पूछने पे क्या बोलते हैं, देयर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। योर आंसर विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। 2 टाइप ऑफ वेव का मतलब क्या है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी, 2 टाइप ऑफ वेव का यहाँ पे मतलब क्या है कि मैकेनिकल वेव है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड मैकेनिकल वेव का 2 पार्ट है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैकेनिकल वेव का 2 पार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ना कि वेव का सिर्फ पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ऑफ कोर्स ये वेव का पार्ट है, बट वेव के किस पार्ट का पार्ट है, मैकेनिकल वेव का पार्ट है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको पूछा जाए कितने टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं तो व्हाट विल यू से, देयर आर basically 3 types of wave, and mechanical waves are further divided into 2 types, that is longitudinal wave and transverse wave. Clear? So from now onwards ये आप मिस्टेक नहीं करेंगे कि वेव 2 तरीके के हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ये आप नहीं बोलेंगे। यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसे ही बोलते हैं, तो मैंने आपको क्लैरिफाई करवा दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले एग्जाम्पल्स देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप लेंगे जैसे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव का, विच इज ऑल्सो द एग्जाम्पल फॉर द मैकेनिकल वेव, वो हो गया वाटर वेव जो मैंने आप लोगों को सेम एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हो गया सेस्मिक वेव, साउंड वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल होगा से लाइट। मैं पहले सारे एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं आराम से लाइट। आई विल एक्सप्लेन यू क्यों लाइट यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से है, दोनों जगह आ रहा है। एंड इसका जो आप बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं लाइक वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसका यूज कहाँ पे है, तो इसका यूज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
So, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुना होगा, हाई रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप हम स्कूल्स में यूज करते हैं दैट इज द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आप यूज करते हैं लाइट to view the things, okay, but in case of electron microscope instead of light what we are using? We are using the electrons to view the things and इसका resolution क्या होता है and accuracy क्या होता है और ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। so it is more beneficial than the optical microscope जो आप स्कूल्स में ऑब्वियस सी बात है यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझा देती हूँ क्या कैसे हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एंड ट्रांसवर्स वेव का। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव में इनको बांटा क्यों गया? व्हाई वी हैव डिवाइडेड द मैकेनिकल वेव इनटू लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव? लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो आई एम रबिंग ऑल दिस थिंग्स। आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली होंगी या फिर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई डाउट होगा तो। सो मैं अब सिर्फ मैकेनिकल वेव को कंसर्न करके आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्योंकि इस चैप्टर में हमें जो मेन चीज पढ़ना है दैट इज साउंड। अल्टीमेटली वी विल लैंड अप इनटू साउंड। लाइट यू विल स्टडी इन क्लास 12। क्लास 12 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑल्सो द डी ब्रॉय और द मैटर वेव इज इन क्लास 12। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड आप डी ब्रॉय वेव जो है वो आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 के केमिस्ट्री के एटम चैप्टर में आप लोगों ने ऑलरेडी उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आई होप थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होगी अबाउट द डी ब्रॉय और द मैटर वेव। अब देखिए यहाँ पे मैं जस्ट लिख रही हूँ मैकेनिकल वेव एंड इसके दो डिविजन्स है, लॉन्गिट्यूडनल एंड दूसरा होगा आपका ट्रांसवर्स। अच्छा, अब देखिए ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसमें क्या बोलते हैं? द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन of particles is in the direction of propagation of wave. I'll explain it. First let me write both the differences, okay? The direction of oscillation of the particle is perpendicular to the direction of propagation of wave। ठीक है, मैंने दोनों को लिख दिया है। अब एक एक करके हम समझते हैं अच्छी तरीके से। जस्ट अ मिनट, इंक खत्म हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन क्या बोला जा रहा है? पार्टिकल, किस चीज के पार्टिकल का? ऑब्वियसली इट इज मीडियम। So the direction of oscillation of particle of medium is in direction of propagation of wave. Now what does this word propagation mean? Propagation का मतलब होता है moving from one place to another। तो यहाँ पे वेव क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह जाकर। रिमेंबर, वेव मूव कर रहा है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग अगेन, नहीं तो आप क्या बोल देंगे? पार्टिकल्स ही मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहा है। द एनर्जी दैट इज कैरिड बाय द वेव इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज प्रोपागेशन। आई होप इट इज क्लियर। सो क्लियर,
यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन हो रहा है पार्टिकल्स का वो क्या होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव। सपोज देखिए ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हो गया, मतलब हमारा जो वेव है वो कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। एंड यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है लाइक दिस, ओके। अब जब इस पार्टिकल पे कोई एक फोर्स लगेगा तो it will start oscillating about its mean position. I hope you are clear with the concept of mean position. At mean position, the energy of the particle is minimum or zero. Okay? So, as I applied force here, force इस particle पे लगा, तो ये क्या करना start कर देगा, oscillate. Oscillate किस तरीके से करेगा? In the direction of propagation of wave. तो wave किस direction में propagate कर रहा है, left to right. So it will start oscillating in this motion, ये horizontal one, okay. अब जैसे ये oscillate करेगा तो ये क्या करेगा, अपना एनर्जी oscillation करते करते सेकंड पार्टिकल को दे देगा। बिकॉज मान लीजिए ना आप चेन बना के खड़े हैं एंड इस तरीके से लाइन बाय लाइन आप फ्रेंड्स खड़े हैं एंड एक जन को मैंने पुश किया, उसको पुश करने के कारण से वो आगे वाले इंसान को पुश करेगा, देन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को पुश करेगा आगे, एंड इस तरीके से क्या हो रहा है, वेव जा रहा है। देन ये थर्ड वाले पार्टिकल को, ये फोर्थ वाले पार्टिकल को, तो इस तरीके से द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एंड द प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या है, सेम है। तो इस तरीके का अगर वेव ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। क्लियर? ओके, नाउ सी नेक्स्ट थिंग। अब ट्रांसवर्स वेव में हो क्या रहा है, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑब्वियसली मीडियम का ही पार्टिकल रहेगा, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये मैंने आप लोगों का समझाया लॉन्गिट्यूडिनल का, अब हम समझते हैं ट्रांसवर्स का। सपोज द वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देयर आर पार्टिकल्स लाइक दिस एंड दीज पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग वर्टिकली। तो जब आप वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल कितना बना रहा है, ऑसिलेशन 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कारण से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। सो आई होप आप लोगों को ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कुछ डिफरेंस नहीं है, मैकेनिकल वेव भी है, बट इनमें क्या है, किस डायरेक्शन में ये आपका ऑसिलेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, उसका है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो यू हैव टू सी कि आपका प्रोपगेशन का डायरेक्शन किधर पे है एंड पार्टिकल्स किस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारा जो मेन है टॉपिक यहाँ पे वो है साउंड को समझना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा साउंड समझा देती हूँ कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में बता रही हूँ, हाउ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल्स, हाउ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल्स, और मैं क्या बोल सकती हूँ, हाउ साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम।